चलो, क्या था यहाँ पर, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांति में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह करने के लिए काम करती। तीसरे एस्टेट में कौन आते थे? मध्यम वर्ग आते थे, किसान आते थे, है ना। अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत याद होगा, वरना इस टाइम तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो रखे होंगे। फूल सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, पढ़ाई लिखाई व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, पालन पोषण करना पड़ता था, परिवार की सारी जिम्मेदारी जो थी वो महिलाओं के ऊपर थी। मतलब परिवार का जितना भी घरेलू काम था वो किसके ऊपर था? महिलाओं के ऊपर था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब भी शुरू करे। 60 क्लब बनाए उन्होंने। क्लब बनाने के बाद उन्होंने असेंबलियां बनाई। असेंबली जब बनाई तो उनको क्या मिला? नागरिकता का दर्जा मिला, वरना पहले महिलाओं की जो क्या थी, कोई रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं हुआ करती थी। ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की महिलाओं की दशा। देखो क्रांति कब आती है, सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना, क्रांति कब आती है? क्रांति तब आती है जब इंसान किसी गलत चीज को फेस कर रहा होता है, तभी तो क्रांति आती है। वरना क्रांति लाने का क्या पर्पस है? सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कोई बिना बात की लड़ाई करेगा क्या? तो वही चीज है। ये उतर गया आप लोगों का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की यहां पर बात करने जा रहे हैं, जो है आतंकराज। हाँ, आपको दिखा होगा इसके अंदर आतंकराज। आपकी बुक का टॉपिक है आतंकराज। अब ये क्या था भाई? आतंकराज क्या था? कब से कब तक आया था? क्या युग कहा जाता है इसको? तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। सन 1793 से लेकर 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता था। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें दोषी बताया गया। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। बताऊंगी गिलोटिन मशीन भी क्या है। इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। मान लो कोई अपराधी है, समता रोटी अनिवार्य है, बोलचाल संशोधन था, महोदया, महाशय, नागरिक, इन सब चीजों का ज्यादा उपयोग किया जाता था। लेकिन जो गिलोटिन मशीन है कि अपराधी को गिरफ्तार करके उसका सर धड़ से अलग कर देना, इसके खिलाफ भी आवाज उठाई लोगों के साथ। जो देखो 3 स्टेट में बटा हुआ था सब कुछ, तो कौन थे यहाँ पर? गिलोटिन 2 खंभों में लटका के, जैसे यहाँ पादरी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो लड़ाई थी ना, आतंकराज क्या था? समानता तो थी नहीं। समानता जब नहीं थी तो क्या था? आतंकराज ही था। 2 स्टेट तो बहुत मजे में जी रहे थे। एक कौन था? फर्स्ट स्टेट जो चर्च से रिलेटेड था, पादरी से रिलेटेड था। दूसरा स्टेट कौन सा था? जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब कि जिसमें जो मंत्री वगैरह आते थे उनका राज चला। तीसरा स्टेट जो था वो मध्यम वर्ग से रिलेटेड करता, जिसमें लोग काम कर रहे थे मगर फिर भी उनको खाने के लिए भरपूर रोटी भी नहीं मिल रही थी। अपना जीवन जीने के लिए भी क्या था? उनको भरपूर रोटी नहीं मिल रही थी। उसी के ऊपर बात करते हैं। एक आतंकराज एक टॉपिक है इसका। क्या है? सन 1793 से लेकर कब शुरू हुआ? शुरुआत क्या थी इस आतंकराज की? शुरुआत का समय क्या था? तो शुरुआत था 1793 से लेकर 1793 से 1794 तक ये आतंकराज चला। ठीक है। इसके बाद क्या है इसका? इस समय रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। तो बेसिकली इसमें आया क्या? इसमें दंड नीति बनी। क्या बनी? दंड नीति बनी। किसने बनाई दंड नीति? निर्माता का नाम क्या था भैया? निर्माता का नाम, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर। ठीक, ये चीज आ गई। उसके बाद इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है। जो भी व्यक्ति सरकारी नीतियों से असहमत था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था? उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार कर लेते थे उनको। अब उनको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद क्या करे? गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया।
गिरफ्तार कर लिया जाता था, ऑब्वियस सी बात है, तथा जेल में डाल दिया जाता था, तथा जेल में डाल दिया जाता था। और कहाँ ले जाएंगे, घर थोड़ी ले जाएंगे अपने। उसके बाद क्या था, एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और यदि वे दोषी पाते हैं तो गिलेटिन बड़ा चढ़ाकर उनका सर काट दिया जाएगा। अब क्रांतिकारी न्यायालय जो है वो क्या करता था, क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा होता था, क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा होता था, तथा अगर दोषी मिले, अगर दोषी पाए गए तो क्या करते थे, तो गिलेटिन पर चढ़ाकर, दोबारा लिख देते, समझ नहीं आएगा। तो गिलेटिन पे चढ़ाकर क्या कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। ये था आतंकराज, मतलब खुद का न्यायालय, खुद की नीतियों के खिलाफ आवाज कोई बंदा उठा रहा है, खुद का न्यायालय है, हाँ, तो बंदा क्या दोषी तो पाया ही जाएगा। फिर उनको क्या कहते हैं, सजा दे दी जाती थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में जाकर सरकार द्वारा तय की कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। देखो आतंकराज क्या है अब यहाँ पे। हाँ, किसान की जो फसलें थी, किसान की जो फसलें थी उनको, किसान की जो फसलें थी उनको उनको सरकार की गई, सरकार के द्वारा तय की गई कीमतों पर बेचा जाने के लिए बाध्य किया जाता था, बाध्य किया जाता था। ठीक, उसके बाद क्या है, रेजोस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि त्राही करने लगे। 1754 न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, अब आ गई रेजोस्पियर की बारी। तो रेजोस्पियर साहब है, अब उनकी बारी आ गई। ये सख्त कानून से सब परेशान हो गए, तथा 1794 में यही कानून किस पे अप्लाई करा दिया, रॉबिस्पियर पर लागू कर दिया, तथा गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। इसको बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपको गिलेटिन पता चल गया, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सर काटने की मशीन थी, पता चल गया ना। अब इसी में एक टॉपिक और है जिसका नाम है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये क्या था भाई, इसमें क्या था, तो बेसिकली डायरेक्टरी शासित प्रांत जो है, शासित फ्रांस, वो क्या था वो देख लेते हैं। उतर गया ये वाला, आपका बताओ। कीमतों पर
बेचा जाने के लिए बाध्य किया जाता था, बेचा। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग कौन था? किसान जो सामान बेचता था, वो उनके पास क्या आ गई? सत्ता आ गई। देखो तुम्हारे पास ये क्लास घर पे भी अवेलेबल होती है, उतार लेना। जितना समझने में जोर लगाओगे बहुत बढ़िया, घर जाके तो कॉपी करना है। कल भी नहीं उतार पाए अपना काम, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इतने बड़े बड़े नोट्स यहाँ थोड़ी उतारोगे बैठ के। उतारो, चलो उतारो उतारो। तुम लोग स्पीड आगे तो चैप्टर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। उतारो, चलो कोई नहीं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। कितनी? 5 सदस्य वाली कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? जो किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट कराती है। किसी भी लॉ, जैसे मान लो कोई लॉ बन गया, कोई कानून बन गया, अब उसको क्या कर रही है? अब एग्जीक्यूट करा रही है, उस पर कार्य कर रही है। तो उसको कार्य को करवाने के लिए 5 लोगों को बनाया गया। क्या कर दिया गया? 5 लोगों को इकट्ठा किया गया, सदस्य बना दिया गया। डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। तब परिषद उन्हें क्या करते थे? बर्खास्त करने की चेष्टा करते थे। जैसे डायरेक्टरों का झगड़ा हुआ, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्टे के ओहदे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि समझ, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी क्या कर दिया? प्रेरित कर दिया। जो ये बर्खास्त करने वाली चीज थी, अगर बाकी जगहों पे भी क्या छिड़ गया? आंदोलन छिड़ गया। शुरू करो, ये उतर गया। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो नया टॉपिक यहां पर आएगा, वो है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। क्या है इसमें जो रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उतर गया होगा। फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के लोगों के पास आ गया। ठीक है, पहली चीज तो ये, उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई। कार्यपालिका में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5। उसके बाद लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। विधान परिषद के साथ सहमति ना होना। ये जो सदस्य थे ना, अब विधान परिषद कौन होती है? चलो ये बताओ, विधान परिषद कौन होती है? जो कानून बनाती है ना, जो कानून बनाती है, उनके साथ उनका मतभेद होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया। यह है राजनीतिक मतभेद का फायदा नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया। नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया। 1799 में डायरेक्टरी खत्म हो गई।
खत्म लिख के लिख देना, खत्म नहीं, पूरा लिखो, अच्छा लगे, खत्म वर्ड अच्छा नहीं लगेगा। अंतिम चरण कब था? 1794 में डायरेक्टरी खत्म हो गई, खत्म हो गई, और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। अब 1804 में क्या बना? फ्रांस का सम्राट बन गया। लास्ट टॉपिक है इसका, 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। ये चीज, अब जो फ्रांस का सम्राट बना उसी का नाम था नेपोलियन। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ये तो मिटा दूं, बस बस कोई बात। फ्रांस का सम्राट बना, फ्रांस का सम्राट कौन बना? नेपोलियन। कौन बना? नेपोलियन। नेपोलियन बना फ्रांस का सम्राट। ठीक है, ठीक है। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए, राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को रखा। उन्होंने क्या किया? नेपोलियन ने, नेपोलियन का सबसे पहला काम, पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीता, यूरोपीय देशों को जीता, पहला काम। अपने परिवार को वहां रखा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, अपने परिवार को वहां रखा। उसके बाद उन्होंने यूरोप में आधुनिकीकरण के रूप में भूमिका दी। ठीक है, आधुनिकीकरण क्या होता है? मतलब बेसिकली फैक्ट्रियां लगाना, लोगों को रोजगार देना, मशीनीकरण का विकास करना, ये सब चीजें आधुनिकीकरण में आता है। आधुनिकीकरण का विकास किया। क्या किया? आधुनिकीकरण का विकास किया। आधुनिकीकरण का विकास किया। फिर क्या किया? 1815 में वाटरलू में पराजित हुए। पराजय मिली अब उनको, कब मिली? 1815 ईस्वी में। पराजित किसने किया? पराजित किया किसने? नाम है उनका वाटरलू। ठीक है जी, ये नेपोलियन का शासनकाल था, ये आपको यहां पे दिखेगा। आतंकराज हो गया, गिलेटिन हो गया, फ्रांसीसी हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राजनीति में, थोड़ा ऊपर चलते हैं इसमें। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत तो शायद पढ़ा दी थी पहले ही, है ना? वो सब तो हो गया ना, बस खत्म हो गया फिर तो, मुझे लग रहा है। लुई 16 के बारे में बताया था, टैक्सिस के बारे में बता दिया था, त्रिथे टिटे वगैरह सब बता दिया था ना। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण बताए थे ना, मध्यम वर्ग, तो उसी में लुई 16 बताया था। लुई 16 बता देती हूँ, अगर नहीं बताया था तो, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दूसरा राजा है यही पूछा जाता है। कुछ टॉपिक ले लेते हैं इसके अंदर से। नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था, बस ये ले लेते हैं। नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और उसके बाद फिर एक लास्ट टॉपिक रहेगा, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, बस उसके बाद ही ओवर हो जाएगा पूरा। ठीक है यार, आप टॉपिक नहीं लिख के लाए ना, उसमें पता चल जाता कि आपके क्या क्या रह गए हैं, क्या क्या नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेशनल असेंबली के उद्देश्य। नेशनल असेंबली के उद्देश्य, ये नेशनल असेंबली के उद्देश्य क्या थे, क्यों बनी थी नेशनल असेंबली, ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली।
तो नेशनल असेंबली का पहला उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। दूसरा क्या था यहाँ पे? दूसरा था अलग अलग संस्थाओं में बांटना। हर काम को अलग अलग संस्थाओं में बांटना। ठीक। उसके बाद संस्थाएं क्या क्या थी? संस्थाएं जैसे नंबर 1 क्या था यहाँ पे? नंबर 1 था विधायिका। नंबर 2 था कार्यपालिका। नंबर 3 था न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट कराती है। न्यायपालिका उस पर दंड देती है अगर कोई व्यक्ति उनके कानूनों को तोड़ता है तो। 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। 1791 में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब जब सौंपा गया तो नए संविधान आया। अरे डरा दिया आपने, मैं खोई पड़ी थी पढ़ाने में। आओ बैठो बैठो। अरे ऐसी बैठो बैठो, कोई बात नहीं कोई बात। आओ मेरा किताबें ले जाएगी। आप बता दो कि क्या क्या चीजें ले जाएंगी। सारे सब्जेक्ट ले जाएगी, 3-4 जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही है यहाँ पे। अच्छा। वहाँ बैठ के ऑनलाइन क्लास तो रोज अपलोड होगी, क्योंकि रिया तो आएगी, चाहे अकेली है लेकिन आएगी तो है ही। तो आप ना ऐसा गाना भी भेज दिया है ना भैया? वीडियो पे बना दूंगी मैं यूट्यूब, वहां से पढ़ती रहेगी बैठ के। हाँ, और सब चीजें ले चलना वहाँ अपना लिखने। ठीक है, 1 घंटा जो भी क्लास लगेगी बैठ के पढ़ लेगी उस पर। हाँ, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। हाँ ठीक, सही बात है। तो हम पिछड़ेंगे नहीं विषय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी जी। चलो, इसी के बीच में क्या आया? इसी में एक चीज आई, नए संविधान के अनुसार। इसी के बीच में आपको क्या दिखा? नए संविधान के अनुसार आपको कुछ चीजें दिखी। सबसे पहले क्या है? मतदान का अधिकार। क्या दिखा आपको? मतदान का अधिकार। बेटा मम्मी को रोकना नहीं चाहिए था, मुझे बोल देना चाहिए था। अच्छा नहीं लगता ऐसे पेरेंट्स बेचारे वेट करें। अरे अब तो पढ़ाते रहते हैं, हमारा काम ही क्या बेटा। पुरुष थे मतदान के अधिकार में। उम्र कितनी है? 25 साल। पहले 25 साल से नीचे वोटिंग नहीं थी, ठीक है? 25 वर्ष, अब तो 18। उसके बाद क्या था? जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं। कर कितना देना है उनको? कर 3 दिन की मजदूरी के बराबर। 3 दिन की मजदूरी के बराबर। ठीक। उसके बाद और क्या चीज थी? महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। महिलाएं और जो कर वसूल नहीं कर सकते थे। अन्य पुरुष कौन आ गए? जो कर वसूल नहीं कर सकते थे। और अन्य पुरुषों को मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है। राजा की शक्तियां राजा की शक्तियों को बाहर कर दिया गया। बस इतना बोल। ठीक है जी। आई होप टॉपिक क्लियर हो रहा हूं। बस इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है।
बस ये चैप्टर जो है आपका वो खत्म हो गया। लास्ट में आपका एक टॉपिक जो बचता है वो क्या है, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर, जो आज हमारा पूरा 3 पार्ट में खत्म हुआ है। तो आप इसके सब पार्ट को मैं नाम दे दूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप इस पूरे को देखिए, ये नोट्स में बनाइए, ये चैप्टर को एलोबरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और एग्जाम टाइम में आपके काम आएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब ठीक है, बच्चे बोल रहे मैडम आप शेयर करने के लिए बोला करो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।